पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत जी, इस पूरे हालात पे हालांकि नेपाल का अंदरूनी मामला है, अलग अलग थ्योरी इसके पीछे दी जाती है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से हम लोग स्थिति को समान होने की उम्मीद में बैठे हैं, वैसे ही हमारे दूसरे पड़ोसी, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि यूएस की भी दिलचस्पी यहाँ पे हो सकती है, और ख़ासतौर से ट्रम्प जिस नेचर के हैं तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब हम लोगों को के लिए कितनी बड़ी चिंता है, हम लोग नज़र रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है, ये इक्वेशन कहीं बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल रखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेपाल उस मामले में इतना खुला देश है, जब 1/4 आबादी बाहर है आपकी, तो बाहर के देशों में जहाँ-जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, उन सबकी रुचि भी है, दिलचस्पी भी है, और उनका अपना-अपना हित है इसके अंदर। तो वो दखल-अंदाज़ी के लिए या कम से कम नज़र रखने के लिए तैयार रहते हैं। तो भारत को सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए इस बात पे। और चीन, मुझे लगता है, क्योंकि चीन परस्त सरकार थी ओली की, वो सरकार गई है, तो जाहिर-सी बात चीन है भी चीन चिंतित को होगा। सबसे ज़्यादा चिंता होगी। और चीन अपनी तरफ से इस स्थिति को सुधारने और अगली सरकार उसके हित की हो, इसकी पूरी कोशिश करेगा। तो ये ध्यान भी भारत को रखना है। और जहाँ तक अवधेश जी कह रहे थे कि हम अभी ये जो नाम ले रहे हैं, अच्छा, ये नाम नेपाल चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं। फिलहाल खाली अंतरिम सरकार की बात हो रही है। कोई अगर ईमानदार या कोई काम कर्मठ व्यक्ति आएगा, तो वो अच्छी तरह से अगला चुनाव करा लेगा। चुनाव होने के बाद नेचुरली जो पार्टियां हैं, जो है प्रजातांत्रिक तरीके से जो चुन के आएगा वो नेता बनेगा। हाँ, ये परिवर्तन हो सकता है कि पुरानी जो भ्रष्ट पीढ़ी है, पार्टियों को ये सोचना होगा कि इनको दोबारा मैदान में उतारें या न उतारें। जैसे ब्रिटेन में, हालांकि उतनी नैतिकता की उम्मीद करना जो है वो मुझे लगता है नेपाल में ज्यादती होगी। बेमानी होगी। लेकिन ब्रिटेन में 15-16 साल पहले एक संसदीय भत्तों को लेकर के एक अखबार ने एक मुहिम चलाई थी। 250 सांसद उसकी जद में आए थे और उन सबका करियर खत्म हो गया। पार्टियों ने उन सबको निकाल दिया और उनकी जगह नई पीढ़ी आई। तो अगर नेपाल में जो नेता लोग हैं जिनको मार मार के भगाया गया है, अगर पार्टियों में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर थोड़ी सी भी सोच बची है, तो उनको इन सबको बिठा करके नई पीढ़ी को लाना चाहिए। पार्टियां वही रहेंगी, लेकिन अगर नया नेतृत्व आएगा तो उसमें बुराई क्या है? और यही मुझे लगता है युवा पीढ़ी चाह रही है। तो ये जो नए नेता आएंगे, नए नेताओं का काम खाली ये देखना है कि वही लौट करके पुराने लोग ना आ जाएं, जो पिछले 17 साल से जिनसे लोगों का पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। बिल्कुल। अवधेश कुमार जी, ये जो बता रहे हैं शिवकांत जी, वो कितना मुमकिन आपको दिख रहा है? क्योंकि एक तो नेताओं से मोह भंग हो चुका है, दूसरी समस्या ये भी है कि जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और अपेक्षाओं को पूरा कर पाना आसान काम होता नहीं है। वैसे नई सरकार आएगी, वो भी इनकी आकांक्षाओं को पूरा कर देगी, ये भी हमको नहीं लगता कि बहुत संभव होगा नेपाल जैसे देश में। नहीं, वो आकांक्षाएं भी मैं बता रहा हूं ना कि अलग अलग आकांक्षाएं हैं समूहों की। वो एक प्रकार की आकांक्षाओं में नहीं हुआ। मैंने आपको कई चीजों की चर्चा की है, धर्मांतरण की चर्चा की है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपने मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आप बोलिएगा। एक मान लिया जाए उनको चाहिए कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। अब कैसे उतने लोगों का आप रोजगार वहाँ पे दें? वहाँ पे ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना तो इंडस्ट्री है, ना तो ऐसा कोई अस्थिरता के माहौल में कोई आना भी नहीं चाहेगा। ऐसे अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये आपका जो प्रश्न है ये तो फिर लंबा विचार का है, क्या होना चाहिए। नेपाल के पास 3 शक्ति है। एक तो उसके पास पानी है, उस पानी का हम लोग लंबे समय से कहते हैं जबरदस्त दुरुपयोग हो। पर्यटन है, मैंने पहाड़ और उसकी सुंदर है। और तीसरा है कि भारत की दृष्टि से हिंदू धर्म के सारी शाखाएं और बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं वहां विद्यमान है। और दुनिया में अब देखिए कितने बौद्ध देश हैं। ये 3 चीजें उसमें रोजगार भी दे सकती है, उस देश की आर्थिक विकास भी। इसके परे देखेंगे इन्वेस्टमेंट और औद्योगिकरण, तो वहां संभव नहीं है। वो बिल्कुल इसी 3 पर हो सकता है। देखिए, 3 पॉइंट में मैं खत्म करूंगा इस समय।
देखिए इस समय की स्थिति जो है नेपाल के सामने चुनौतीपूर्ण है और भारत केवल नजर नहीं रख रहा है, न नजर रखना चाहिए। भारत अहस्तक्षेपकारी एक कंसल्टेंट की भूमिका में है कि वहां के जो संपर्क में युवा हैं, वहां की सेना संपर्क में है, सुशीला कार्की माली संपर्क में है, बैलेंस है, तो उन सब से बातचीत करते हुए कि सब लोग मिलजुल करके देश में पहले स्थिरता लाओ कि हिंसा खत्म हो जाए, कोई एक सोच समझ के करो और किसी न किसी को आगे लाके अभी एक व्यवस्था तत्काल देश को चलाने की बने। तो वो भारत अपने हिसाब से कोशिश कर रही है। चीन इधर बहुत एक्टिव था। चीन का दूतावास तो यहां तक था कि नेताओं को दूतावास में बुलाकर बात करने लगा था। और केपी शर्मा ओली साहब ने भारत विरोधी नेपाली राष्ट्रवाद ऐसा खड़ा किया जो चीन की ओर झुका हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को चीन में ट्रेनिंग के लिए भेजा, सेना को कहा कि भारत से कम चीन से भी हमारी ट्रेनिंग हो, और उसके साथ भी बने थे। तो वो वहां एक बदलाव हुआ है। लेकिन चीन का प्रभाव जो है, पॉलिटिकल प्रभाव काठमांडू और उसके आसपास तक ही सीमित है। पूरे देश में मधेश और चारों तरफ चीन का इतना व्यापक प्रभाव नहीं है। और हिंसा और अस्थिरता से तो उसको क्षति है। और रेल बना रहा है, डैम बना रहा है, सड़कें बना रहा है, हवाई अड्डे बना रहा है, तो उसको तो क्षति है। वो क्यों ऐसा चाहेगा? लेकिन यह बात सही है कि इस समय चीन भी बहुत तेजी से सक्रिय है वहां, और उनका दूतावास भी है, हमारा दूतावास भी सक्रिय है। लेकिन हमारी भूमिका हस्तक्षेप की बजाय मिला जुला के बात करने की है। राजा परिवार से भी बात हो रही है, सेना कर रही है, लोगों के बीच बात हो रही है। तो एक रास्ता निकालने की कोशिश है, लेकिन यह संभव नहीं है। नेपाल में आप देखेंगे कि ये इतने छोटे छोटे समूह, पॉलिटिकल पार्टियां, संगठन बने होते हैं, छोटी छोटी बात पर विद्रोह की परंपरा है, आंदोलन की परंपरा है। वो जरा संभालना कठिन है। और इस ढंग से ओली और बाकी लोगों ने वहां एक पैदा कर दिया है भारत विरोधी भाव, कि वो भारत विरोधी भाव वाले भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए हैं, जो भारत को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। वहां के भारत के बनाए हुए कॉलेज में पढ़ाया जाएगा कि भारत विस्तारवादी देश है, इससे बच के रहना चाहिए। ये स्थिति वहां है। तो अभी नेपाल को संभालना कठिन, लेकिन संभालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे पड़ोस उथल पुथल में चले जाएं। और मुझे लगता है कि भारत की इस बार की कोशिश जो है वो थोड़ी सफल होगी, क्योंकि बहुत तरीके से, जहां तक मेरी जानकारी है, बातचीत हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के जो भ्रष्टाचार के बिना आरोपी के नेता हैं, उनसे भी संपर्क किया गया कि सब लोग मिलजुल के बच्चों से बात करो, कॉलेजों में जाओ, कॉलेज में उनसे बात करो, टीचर से बात करो, हाँ, जहां वो नौकरी करते हैं वहां देखो, और सब मिलजुल के एक रास्ता निकालो। तो एक व्यवहारिक कोशिश हो रही है। जिनके रिश्तेदार वहां है, वो प्रभावी है, उनको लगाया गया है कि आप लोग भी बात करो। तो एक रास्ता निकालने की पूरी कोशिश है, और हम लोग परमात्मा से प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि श्रीलंका का आंदोलन भी इसी प्रकार से एक बड़े पैमाने पर कृत्रिम आंदोलन था। कुछ ही उसमें जिन्यून पॉइंट थे, आपने देखा होगा। और मैं उसी समय बोला कि आंदोलन के समय सड़कों पर इफ्तार पार्टी हो रही थी। शिवकांत जी को बता रहे हैं, जरा उस वीडियो को देखें ध्यान से, कि उस सरकार ने आतंकवादी हमले के बाद क्या क्या स्टेप उठाया था, एग्रीकल्चर को लेकर क्या स्टेप उठाया था। तो इस समय कहां किस कारण से इस प्रकार से उथल पुथल हो जाएगी, उसको आप कर नहीं सकते हैं। और लास्ट बात है कि जो जेएनजी जिसको हम कह रहे हैं ना, वो केवल जेएनजी का इसको मानना आंदोलन बिल्कुल गलत है। जेएनजी के नाम से एक पार्ट आया, लेकिन उनमें से कोई नहीं चाहता था कि उन नेताओं को मारा जाए और पीटा जाए। और जिन नेताओं को मारा पीटा गया सभी इतने ही भ्रष्ट नहीं थे। भाई झालानाथ खलान की पत्नी को आपने उठा के मार दिया, क्या वो खरबपति थे, विदेश में पैसा जमा किया हुआ था? जिस ढंग से वहां हुआ है, वो तो छोटे छोटे नेताओं के घर में घुस के लोग मारने लगे थे, जिनके पास उतनी संपत्ति भी नहीं है। तो सारे एक पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को भ्रष्ट घोषित कर देना, नकारा घोषित कर देना, ये एनार्की एक अजीब किस्म है। इसका क्या रास्ता निकलेगा? तो अभी रास्ता यही कि सबको मिला जुला के कोई एक आदमी आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है नेपाल में संभालना, अभी बहुत कठिन समय है। एक नेपाल अनिश्चितता और स्थिरता के लंबे दौर में है। भारत को वहां की इकोनॉमी को संभालने के लिए भी पैसा लगाना पड़ेगा, ताकि वहां आर्थिक रूप से अस्थिर नहीं हो। कि भाई 3 करोड़ लोग हैं, हमारे एक प्रांत का बजट एक प्रांत में ज्यादा है, तो भारत कुछ पैसे लगाता है, कुछ पैसे बढ़ाए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी है वो बिना किसी स्वार्थ के हम लगाएं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, अभी बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जिस तरीके से अभी जो सरकार वहाँ से हटी है, उसने पूरा एक माहौल वहाँ पे बना दिया था। वो एंटी इंडिया माहौल बन गया था। मतलब कि चीन अपने एम्बेसी में तो वहाँ के नेताओं को बुला के बात कर रहा था, अपने लोगों की ट्रेनिंग चीन में ले आकर देता था। तो ये सरकार के जाने के बाद
भारत को थोड़ा सा तो सक्रिय रहना पड़ेगा अब इस माहौल में, क्योंकि नई सरकार आए तो कम से कम नेपाल जैसा पड़ोसी हमारे विरोध में ना रहे। देखिएगा, नेपाल हमारा पड़ोसी है, नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री संबंध अच्छे हैं। अग्निवीर स्कीम के बाद ऑफकोर्स नेपाली ने अपने जो देश से युवा भारतीय फौज में नहीं भेजे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल के अंदर एक तरीके से बहुत सालों से, या आज या कल की बात नहीं, क्योंकि मैं बार बार जैसे कहता हूँ, ये मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जितने भी लीडरशिप है, इनके कारण एक तरीके से भारत के बरखिलाफ एक तरीके से मैं कहूँगा अंडर करेंट है, जो वो भारत को पसंद नहीं करते। और वहां पर भी पहाड़ी और मधेसी के बीच में भी बहुत अंतर है। और इतना ही नहीं, चीन का प्रभाव काफी ज्यादा है, और चीन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि चीनी एम्बेसडर जो वहां पे थी, वो जिस प्रकार से ओली साहब के ऊपर उनके एक तरीके से मैं कहूँगा हक के द्वारा वो काम करवाती थी, जो भी भारत उधर काम करने की कोशिश करेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ, 2015 में हम लोगों ने पूरे अर्थ पे इतना भूचाल आया, उसके बाद हमने काम किया। नेपाल के जो सदस्य हैं जिनीवा में, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने भारत का नाम तक नहीं लिया। बार बार चीन ने हमारे लिए ये क्या करके बात की। तो ये जो चीन का प्रभाव है, क्योंकि चीन के पैसे ज्यादा है, चीन लगाता है, लेकिन चीन ने भी 2019 के बाद जब शी जिनपिंग वहां से वापस आए, तो उनको भी लगता है कि भारत, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड एक देश है, तो उनको लगता है कि भारत ने उनका तेल रोका, खाना पीना रोका, ये करा। तो चीन ने ट्रेन जो है उनकी अब तिब्बत से लेकर के सीधी ट्रेन काठमांडू लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि आप भारत के ऊपर निर्भर ना हो। यहाँ तक कि जब उनकी 2 गाड़ियां नीचे गिरी खाई में, हमने जाके उनकी मदद की, तो क्योंकि इतना मौसम खराब है, चीन उनको बोल रहा है, देखा अगर आप हमसे बोलते तो उनको 2 घंटे में निकाल के दिखाते, हम इतने। तो ये जो चीन का जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जो वो मार्क्सिस्ट, क्योंकि लीनिंग मार्क्सिस्ट है, लीनिंग कम्युनिज्म की तरफ है, तो वो सारे के साथ। लेकिन भाषा क्या बोलते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं। उनके पार्लियामेंट के अंदर आप हिंदी नहीं बोल सकते थे कुछ साल पहले तक, अब बोलना शुरू किया है, क्योंकि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हुए जहां, उन्होंने वोट लिया हिंदी में। उन्होंने कहा नहीं, 7 तो कॉन्स्टिट्यूशन बदली हो गए। तो नेपाल एक अलग सा देश है, और नेपाल के अंदर के लोग जो है, उन्होंने अपना ये संभालना से भारत कितना भी कर ले, वो हमेशा हम लोगों को वो दूसरे नजर से देखे। बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, हम लोग बराबर है, आपका देश है, आप संभाले, आपको क्या मदद लेकिन यहाँ पे हम जरूर देंगे, लेकिन कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनको अपना देश संभालने देंगे। हालांकि लेकिन यहाँ पे एक जो थोड़ा सा व्यवहारिक नज़रिया देखा जाए शिवकांत जी, कि अगर चीन सामने है और नेपाल जैसा देश है जिसको आज की तारीख में ज़रूरत है सस्ती फंडिंग की, आज की तारीख में ज़रूरत है बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की, बड़े पैमाने पर कंपनियां आएँ या फिर हमें मदद चाहिए, तो किसी भी की सूरत में किसी भी समय पे भारत से ज़्यादा इन सब चीज़ों में क्षमतावान चीन रहेगा। उसके पास अफराद पैसा, वो तो मुफ्त का पैसा जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दे रहा है, जैसे चाहेंगे वैसे बना कर दे देंगे आपको हम। भारत की अपनी सीमाएं हैं, तो ये एक चीन के मुकाबले भारत की भूमिका को सीमित करता है क्या? नहीं, जिस तरह के सांस्कृतिक संबंध और सामाजिक संबंध भारत के साथ हैं, वैसे चीन के साथ नहीं है। भारत में करीब 35 लाख, जैसा पहले भी मेरे ख्याल से स्वर्ण सिंह जी ने बताया था कि नेपाली लोग भारत में रहते हैं। भारत के कारोबारी जो है वो सैकड़ों साल से नेपाल में जाके कारोबार करते हैं, नेपाल के भारत में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। खाली पैसे से ही जो है आप अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व या अपनी नजदीकियां नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन भी चाहिए, और उस मामले में भारत जो है आगे है। और जिस तरह के आवाजाही के और जो दूसरे संचार के संभावनाएं भारत से हैं, उतनी चीन से नहीं है। तो इस मामले में मुझे लगता है भारत को ये सही बात है कि भारत को अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी चाहिए, और ये मौका है, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। और इस मौके के बाद हो सकता है कि ऐसी सरकारें बने, और ये जो संस्कृति बनी है, भारत विरोधी संस्कृति जो बनाई है पिछली सरकार ने, उस संस्कृति को थोड़ा ठंडा करने में जो है वो मदद मिलेगी। यही मौका है, यही अवसर है, और मुझे लगता है भारत इस स्थिति में काम कर रहा है, और ये सरकार इस मामले में काफी मुझे लगता है सक्रिय है। अवधेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा
चूँकि ऐसे वक्त पे आपने भी कई सारे आंदोलन देखे हैं कि जब आंदोलनकारी के पास कोई आगे चल के साफ तस्वीर ना हो, कोई मंजिल ना हो कि हमें कौन सी मंजिल पानी है, उस मंजिल का खाका उनके पास ना हो, तो फिर आंदोलन करके आपने सत्ता तो उखाड़ फेंका। लेकिन अब नई सत्ता क्या हो, सत्ता का स्वरूप क्या हो, वो कितनी बड़ी चुनौती होगी, खास तौर से नेपाल जैसे देश के लिए। और ये भविष्य में भी मीडियम टर्म में ही कहें तो एक अस्थिरता का माहौल बनाए रखेगा। देखिए, पिछले 7-8 साल में आंदोलन दुनिया में नहीं हो रहे हैं, इनको हम लोग आंदोलन नहीं कहते हैं। जिस तरीके से हो रहा है, आपके यहाँ किसान आंदोलन हुआ तो आपको लाल किले पर चढ़ के धक्का दे दो, पुलिस वाले को घायल कर दो, ट्रैक्टर परेड निकाल दो। और शाहीन बाग हुआ तो 2020 के दंगे हो गए, इस देश में हिंसा तक चली गई। और अग्निवीर हो रहा है तो ट्रेनें जल रही हैं हमारे देश में भी, दुनिया में भी, श्रीलंका में आग लग गई है, नेपाल में लगी। इसको तो आंदोलन कहते ही नहीं है। यही तो कहो, ये अजीब एक ऐसा नया भयानक दौर है जो सबको डरा रहा है कि पूरी सभ्यता मानवता को लीलने वाले लोग कहां से आ गए हैं, किस विचार के हैं। ये इस पर अलग स्टडी करने की जरूरत है। इस समय नेपाल में इस तरह से लोग जो इन्होंने करके दिखाया कि इस तरह के एलिमेंट्स नेपाल में हैं, अब ये एलिमेंट इतनी जल्दी शांत हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग तरह की वहां परिस्थितियां हैं। उनको शांत करना, नेपाल की आर्मी को पहले भारत ट्रेनिंग देती थी, हम उनको मानक उपाधि देते थे। नेपाल सरकार की मान्यता थी कि भी हमको बहुत ज़्यादा सेना पर खर्च नहीं करना है क्योंकि हम ना भारत से युद्ध कर सकते हैं, ना चीन से हमको क्या करना है, थोड़ी बहुत अपनी सुरक्षा करनी है। अब वो थोड़ा बहुत बदला है तो सेना के पास भी इतनी पूरे देश को संभालने की क्षमता वहाँ नहीं है।